ससुराल की चौखट पर कई ख्वाहिशों की पोटली लेकर उसका गृह प्रवेश हुआ था और कुछ ही क्षणों में उसकी जिंदगी ने नई करवट ले ली। जिसके साथ शादी करके आई थी उसी ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। राशि के पिता पता नहीं ये कैसे वचन की बेड़ियां बांध गई जिसके अंजाम के बारे में शायद ही किसी को पता था। एक ऐसा वचन जो कई जिंदगियों को बर्बाद कर गया। राशि दरवाजे के बाहर जिंदगी के कटु सत्य से रूबरू हो रही थी कि तभी बेटे के पीछे भागती हुई राधा जी आती है, पर राशि को देखकर उनके पैर कुछ पल के लिए ठिठक जाते हैं। दोस्तों, आखिर क्या हुआ था राशि के साथ, चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। राधा जी को लग रहा था कि उन्होंने अपने बेटे की शादी अपने पति के दोस्त की बेटी से करवाकर अपने पति के दोस्त की अंतिम इच्छा को पूरा कर दिया है, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि दीपक को राशि का सांवलापन बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। राधा जी अपने सगे संबंधियों के साथ बैठी विवाह में आए उतार चढ़ाव के बारे में बातें कर ही रही थी कि दीपक बौखलाता हुआ अपने कमरे से निकला और बोला, माँ, ये किस गंवार लड़की से मेरी शादी करवा दी है, जिसे ना ही हिंदी ठीक से बोलनी आती है और ना ही अंग्रेजी, ना ही शक्ल सूरत है, ना पहनने ओढ़ने का ढंग। इसलिए मैं कह रहा था कि मैं अपने पसंद की लड़की से शादी करूंगा, पर नहीं, आप लोगों को तो अपनी मान मर्यादा का ख्याल था। आपके कस्मों वादों ने मेरी पूरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। मैं अपनी पूरी जिंदगी ऐसी जाहिल गवार लड़की के साथ नहीं रह सकता। इसलिए रखो अपने पास ही इसे और निभाते रहो इसके पिता को दिए वचन को। गुस्से से अपने कमरे के अंदर गया और अपना सामान बैग में भरने लगा। ऐसी बातें अब तुम्हें शोभा नहीं देती बेटा दीपक, क्योंकि अब तुम्हारे ऊपर तुम्हारी जीवन संगनी की भी जिम्मेदारी है, जिसे विवाह के पवित्र गठबंधन से बांधकर तुम इस घर की बहू बनाकर लाए हो। उसे तुम ऐसे नहीं छोड़कर जा सकते। दीपक की बातें सुनकर रामेश्वर जी ने अपनी कड़क आवाज में कहा, कैसी जिम्मेदारी पापा, जिसके लिए मैं तैयार ही नहीं था, उस जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं आप लोगों ने मिलकर दो जिंदगियों को दांव पर लगा दिया। मेरी भी कुछ ख्वाहिशें थी, कुछ सपने थे, जिनकी बलि आप लोगों ने चढ़ा दी। चीखते हुए दीपक ने कहा, हाँ मैं मानता हूँ, हमारी भी कई ख्वाहिशें थी, पर विश्वास करो बेटा, हमने जो किया बहुत सोच समझ कर किया है। हमारा विश्वास करो बेटा, राशि से अच्छी समझदार जीवन संगनी तुम्हें नहीं मिलती। समझाने की कोशिश करते हुए रामेश्वर जी ने कहा, कितनी समझदार है वो तो दिख ही रही है मुझे। ऐसा कीजिए, आप ही उसे अपने पास रख लीजिए और उसकी समझदारी का अचार डालकर खाते रहिए। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा। मैं अभी जा रहा हूँ अपनी जॉब पर वापस। रामेश्वर जी और राधा जी ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, पर दीपक गुस्से में उनका हाथ झटक कर कमरे से बाहर निकल गया और दरवाजे के बाहर खड़ी राशि को बिना देखे ही वहां से चला गया। राशि ये सब देखकर और सुनकर काठ की गुड़िया सी खड़ी बुत बनकर सिर्फ आंखों से अनगिनत आंसू बहाई जा रही थी। एक क्षण में ही उसकी ख्वाहिशों की अर्थी सज चुकी थी। वो ख्वाहिशें जो हर कंवारी लड़की अपने जीवन साथी के साथ देखना चाहती है। क्या गलती थी उसकी जो उसे जीवन भर का दर्द मिल गया। यही ना कि वो अपने बाबूजी के वचन का पालन कर रही थी। अभी कुछ 24 घंटे पहले ही अपने पीहर की दहलीज लांघकर ससुराल की चौखट पर कई ख्वाहिशों की पोटली लेकर उसका गृह प्रवेश हुआ था और कुछ ही क्षणों में उसकी जिंदगी ने नई करवट ले ली। जिसके साथ शादी करके आई थी उसी ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। राशि के पिता पता नहीं ये कैसे वचन की बेड़ियां बांध गई, जिसके अंजाम के बारे में शायद ही किसी को पता था। एक ऐसा वचन जो कई जिंदगियों को बर्बाद कर गया। राशि दरवाजे के बाहर जिंदगी के कटु सत्य से रूबरू हो रही थी कि तभी बेटे के पीछे भागती हुई राधा जी आती है, पर राशि को देखकर उनके पैर कुछ पल के लिए ठिठक जाते हैं। पर फिर बेटे के मुंह में व्याकुल राधा जी, दीपक रुक जा बेटा, बेटा दीपक रुक जा, कहते हुए भागती है। राधा जी जब तक जाती है तब तक दीपक अपनी गाड़ी लेकर जा चुका था। अब तो राधा जी के ऊपर मानो पहाड़ टूट पड़ा। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे
अपनी नई नवेली बहू से नज़र मिलाई, जिस बहू को अभी आए हुए एक दिन भी ठीक से नहीं हुआ, उसे कैसे संभालेगी। यही सब सोचते सोचते राधा जी वही बरामदे में अपनी सीढ़ियों पर निठाल होकर बैठ गई। एक तरफ बेटे का ऐसे नाराज होकर चले जाना और दूसरी तरफ नई नवेली बहू के जीवन की चिंता। पता नहीं ये कैसी परीक्षा की घड़ी थी जो उन्हें दो राह पर लाकर खड़ा कर दिया था। दिमाग में ये दुविधा चल ही रही थी कि तभी हाथ में पानी का गिलास लिए राशि राधा जी के पास आकर बैठ जाती है और कहती है, माँ पानी पी लीजिए और चिंता मत कीजिए, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। वक्त दर्द देता है तो मरहम भी वही लगाता है। मैं जानती हूँ इस सब की जिम्मेदार मैं ही हूँ। आज मुझसे यूँ शादी नहीं हुई होती तो आप लोगों का घर छोड़कर ये ऐसे नहीं जाते। मैं ही बदकिस्मत हूँ जो बचपन में मेरे जन्म लेते ही मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। जवानी की दहलीज पर आई तो पिताजी छोड़कर चले गए और अब शादी हुई तो पति मुंह मोड़कर चले गए। कहते कहते राशि भावुक हो गई। ना बेटा ना, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये तो ऊपर वाले का खेल है और हमने तुम्हें इस घर की बहू मानकर कोई गलती नहीं की है। राधा जी ये कह ही रही थी कि तभी रामेश्वर जी आ जाते हैं और राशि के सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, राशि बेटा अपना दिल छोटा मत करो, जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने तो वही किया जो एक बेटी को करना चाहिए और वचन से तुम ही नहीं बंधी थी बल्कि हम भी बंधे थे बेटा। मैंने ही तुम्हारे पिता को अंतिम समय में वचन दिया था कि मैं तुम्हारा ख्याल अपनी अंतिम सांस तक रखूंगा, तुम्हें अपने घर की बहू बनाऊंगा। इन सब में ना तुम्हारी गलती है ना ही दीपक की, सब हमारी गलती है। हमने ही बिना बच्चों की राय जाने अपनी दोस्ती की खातिर तुम दोनों को ऐसे बचनों में बांध दिया। पर मैं वादा करता हूँ कि मैं दीपक और तुम्हारे रिश्ते को एक सूत्र में बांधकर ही रहूँगा। बस बेटा तुम मुझ पर भरोसा रखना, तुम्हारा ये बाप तुम्हारी जिंदगी में खुशहाली जरूर भरेगा। ऐसा कहकर रामेश्वर जी उदास मन से अपने कमरे में चले गए और राधा जी और राशि वहीं बैठकर एक दूसरे से अपने सुख दुख बांटने लगी। समय ऐसे ही बीतता गया और राशि रामेश्वर जी और राधा जी की लाडली बन गई। समय पंख लगाकर तो अपनी गति से चल रहा था और राशि अपनी अधूरी जिंदगी को अपने सास ससुर के प्यार की छाँव में बिता रही थी। इन 4 महीनों में ना दीपक आया ना ही उसका कोई संदेश आया, पर एक दिन अचानक दीपक के नाम के फ़ोन की घंटी बजी। राधा जी खुशी से फ़ोन रिसीव करती है और खुश होते हुए कहती है, दीपक बेटा कैसे हो तुम। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, जी मैं दीपक नहीं बल्कि अस्पताल से बोल रहा हूँ। वो आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है और अभी वो आईसीयू में भर्ती है, तो आप जल्दी से जल्दी मेरठ आ जाइए। एक्सीडेंट की खबर सुनकर राधा जी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और वो रोते हुए ज़मीन पर बेसुध होकर गिर गई। उनकी ये अवस्था देखकर राशि भागकर राधा जी के पास आई और उन्हें संभालते हुए बोली, माँ क्या हुआ, माँ आंखें खोलिए, क्या हुआ माँ। कहते हुए रामेश्वर जी को आवाज़ लगाती है, बाबूजी जल्दी आइए, देखिए तो माँ को क्या हुआ है। राशि की तेज आवाज़ सुनकर रामेश्वर जी भागकर राधा जी के पास आते हैं और उन्हें हिलाते हुए कहते हैं, राधा क्या हुआ, बताओ तो सही, क्या हुआ, किसका फ़ोन था, बताओ राधा। रामेश्वर जी की तेज आवाज़ राधा जी के कानों में गूंज उठी। तब जाकर उन्हें होश आया और वहीं घबराते हुए कहती है, चलिए जी जल्दी से चलिए, हम अभी के अभी निकलना है, वहाँ मेरा बेटा। कहते कहते फपक कर रो पड़ी। ये क्या कह रही हो तुम दीपक की माँ, दीपक को क्या हुआ। राधा जी को झकझोरते हुए रामेश्वर जी कहते हैं, वो अस्पताल से फ़ोन आया था, वो दीपक का एक्सीडेंट हो गया है, न जाने मेरा लाल कैसा होगा। बेहताशा राधा जी अपनी धुन में बोली जा रही थी और आंखों से झरझर आंसू की धारा बहती जा रही थी, जिसे देखकर रामेश्वर जी राधा जी को सीने से लगाते हुए कहते हैं, कुछ नहीं होगा हमारे बेटे को, तुम भगवान पर भरोसा रखो और जल्दी से कुछ कपड़े और पैसे बांध लो, तब तक मैं गाड़ी का इंतज़ाम करके आता हूँ। ऐसा कहकर रामेश्वर जी
गाड़ी की व्यवस्था करने चले जाते हैं और राधा जी और राशि सामान बांध लेते हैं। थोड़ी देर में गाड़ी आ जाती है और सभी मेरठ के लिए निकल जाते हैं। पूरे रास्ते राशि चुप थी, उदास थी और मन ही मन रो रही थी अपनी किस्मत पर। आखिर हर बार उसकी ही किस्मत में क्यों अभी छोड़ने का दुख लिखा था। माँ पिताजी को वो पहले ही खो चुकी थी और अब वो जो जिंदगी की जंग लड़ रहा था। दीपक ने भले ही राशि को दिल से नहीं अपनाया था, पर वो थी तो उसकी ही ब्याहता। वो कैसे अपने कर्तव्य से पीछे हट जाती, इसलिए तो साथ चली आई। राधा जी के मना करने के बावजूद भी आज उसे सच में भगवान से शिकायत थी। वो आज तक अपनी तकदीर को स्वीकारती रही, पर आज उसका सब्र जवाब दे रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके कर्मों की सजा दीपक भुगत रहा है। वो जब से दीपक की जिंदगी में आई थी तब से सब बुरा ही बुरा हो रहा था। राधा जी का हंसता खेलता प्यारा सा परिवार उसकी वजह से बिखर गया। रामेश्वर जी का इकलौता बेटा उनसे मुंह मोड़कर चला गया और इन सब की वजह सिर्फ और सिर्फ वो थी। राशि ये सब सोच ही रही थी कि तभी गाड़ी एक साथ रुक जाती है। देखा तो सामने अस्पताल था। राधा जी और रामेश्वर जी बिना पल भर की देरी किए अस्पताल के अंदर दाखिल होते हैं और रिसेप्शन पर दीपक के बारे में पूछताछ करते हैं। दीपक का नाम सुनकर वहीं बैठा राहुल, दीपक का दोस्त, आता है और कहता है, अंकल जी, मैं दीपक का दोस्त राहुल हूँ, आप चलिए मेरे साथ। फिर सभी राहुल के पीछे पीछे आईसीयू तक जाते हैं और फिर सभी बाहर खड़े होकर डॉक्टर का इंतजार करने लगते हैं। सभी बेचैनी से आईसीयू पर निगाह टिकाकर खड़े थे। इस बीच रामेश्वर जी राहुल से एक्सीडेंट की जानकारी लेते हुए पूछते हैं, बेटा ये सब कैसे हुआ? अंकल जी, मुझे भी कुछ ठीक से पता नहीं है, बस इतना पता है कि कल रात दीपक काफ़ी निराश था, उसकी जॉब छूट गई थी और वो, ऐसा कहकर राहुल राधा जी और राशि को देखकर शांत हो गया। और क्या हुआ राहुल बेटा, मुझे साफ साफ बताओ, भगवान के लिए मुझसे कुछ मत छुपाओ। हाथ जोड़ते हुए रामेश्वर जी राहुल से कहते हैं, प्लीज़ अंकल जी ऐसा मत कीजिए, आप मेरे पिता समान हैं, ऐसे हाथ मत जोड़िए। फिर राहुल थोड़ी दूर रामेश्वर जी को ले जाता है और उन्हें रूही और दीपक के रिश्ते के बारे में बताता है। रूही और दीपक एक ही कंपनी में काम करते थे। रूही उसकी सीनियर थी। काम के दौरान दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी थी और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। दोनों शादी करना चाहते थे, पर आपके अचानक बुलावे पर दीपक घर आ गया और उसकी शादी राशि के साथ हो गई। आपके कस्मों और वादों के चक्कर में बेचारा दीपक फंस गया और उसका असर उसके काम और उसकी ज़िंदगी पर पड़ा। शादी के बाद रूही से दूरी बढ़ने लगी। ये बात रूही को हजम नहीं हो रही थी, तो इसलिए अक्सर रूही उससे झगड़ा करती रहती थी। उस झगड़े की वजह से उसका मन काम में नहीं लगता था और अपनी दोहरी जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए परसों शाम दीपक ने रूही को अपनी शादी का सच बता दिया। इसके बाद दोनों के बीच काफ़ी कहा सुनी हुई। रूही ने बॉस को कहकर दीपक को काम से निकलवा दिया। दीपक ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया और कल रात 2 बजे शराब के नशे में गाड़ी लेकर बस कहीं निकल गया। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता अंकल जी, बस मुझे सुबह 4 बजे अस्पताल से फ़ोन आया तो मैं भागकर यहाँ दौड़ा चला आया और तब से डॉक्टर के बाहर निकलने का इंतज़ार कर रहा हूँ। वो नर्स बोल रही थी कि काफ़ी गंभीर चोट आई है, इसलिए पिछले 4 घंटों से उसका इलाज चल रहा है। राहुल के मुंह से सच जानकर रामेश्वर जी निठाल से हो गए और वहीं पड़ी कुर्सी पर बैठ जाते हैं और अपना सिर पीटने लगते हैं और मन ही मन कहते हैं, ये क्या कर दिया मैंने, इतना बड़ा अपराध मुझसे कैसे हो गया। हे भगवान, मैंने 3 जिंदगियों को दांव पर लगा दिया। काश मुझे दीपक और रूही के बारे में थोड़ा सा भी आभास होता तो मैं ऐसा कतई नहीं करता। हाय, इन सब में मेरा बेटा पिस गया, उसने अपनी ज़िंदगी को ही दांव पर लगा दिया। आज मेरी वजह से मेरा बच्चा जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। कहते कहते रामेश्वर जी बिलक बिलक कर रोने लगे, पर राहुल अपने कंधे का सहारा देकर उन्हें चुप कराता है और कहता है, अंकल जी, ये सब ऊपर वाले का दिया है, वो जैसा चाहते हैं हम वैसा ही करते हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता,
ये तो कर्मों का खेल है अंकल जी, इसलिए ज़्यादा मत सोचिए, सब ठीक हो जाएगा। बस भगवान से प्रार्थना कीजिए कि अपना दीपक ठीक हो जाए। राहुल की बातों से रामेश्वर जी को थोड़ी राहत मिली, इसलिए वे अपने आंसू पोंछकर वापस राधा जी के पास आ जाते हैं और डॉक्टर का इंतज़ार करने लगते हैं। करीब आधे घंटे के बाद आईसीयू की लाइट बंद होती है और डॉक्टर तोमर बाहर आते हैं। डॉक्टर के आते ही रामेश्वर जी और राधा जी उनके पास आते हैं। तब डॉक्टर कहते हैं, देखिए मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, अब भगवान की मर्जी है। अभी पेशेंट के लिए 72 घंटे बहुत क्रिटिकल है, इसलिए ऊपर वाले से दुआ कीजिए। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि कुछ भी कहना अभी उचित नहीं होगा। ऐसा कहकर डॉक्टर तोमर रामेश्वर जी के कंधे पर हाथ रखकर चले जाते हैं। 72 घंटे सुनकर राधा जी की आंखों से आंसू बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे थे और राशि अंदर ही अंदर घुट रही थी। उन दोनों को देखकर रामेश्वर जी और भी बेचैन हो जाते हैं। इन 72 घंटों को काटना सभी के लिए काफ़ी कठिन था। ना कोई ठीक से खा रहा था, ना ही आराम कर रहा था। राधा जी और राशि वहीं अस्पताल के मंदिर में बैठकर भगवान के सामने अपनी अर्जी लगा रही थी। किसी तरह 72 घंटे बीते और उन दोनों की तपस्या का फल मिला। रात के 10 बजे दीपक को होश आ गया। रामेश्वर जी और राधा जी भागकर दीपक से मिलने आईसीयू में गए और उन दोनों के पीछे पीछे राशि भी अपने गंभीर कदमों से दाखिल होती है। माँ और पापा को देखकर दीपक की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर जैसे ही उसकी नज़र माँ के पीछे खड़ी राशि पर पड़ती है, उसकी नाराजगी और नफरत भरी निगाहें उसे कटघरे में खड़ा कर देती है। राशि भावनाओं और संवेदनाओं को पढ़ना अच्छी तरह से जानती थी, क्योंकि किस्मत ने उसे यही तो आज तक दिया था। इसलिए वो आईसीयू से बाहर निकल जाती है और भगवान के सामने जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। फिर आते जाते लोगों को देखकर खुद को संभालती है और अपनी किस्मत की इस लड़ाई को लड़ने के लिए अपनी कमर कस लेती है। उसे पता था कि दीपक उसे अपने आसपास भी भटकने नहीं देगा, चाहे उसके हालात कुछ भी हो। पर राशि भी दृढ़ निश्चय से भरी युवती थी। वो भी अपने कर्म से पीछे हटने वालों में से नहीं थी और अपनी पत्नी धर्म निभाने में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती थी। इसलिए अपने आंसू पोंछती है और आईसीयू में जाती है। फिर थोड़ी देर बाद सभी नर्स के कहने पर बाहर आ जाते हैं, क्योंकि दीपक की हालत ऐसी नहीं थी कि उसे सबके बीच रखा जाए। वो अभी भी अपने दर्द और जख्म से गुजर रहा था। वो पूरी तरह से घायल था और फिलहाल सिर्फ उसे होश आया था, अभी ठीक नहीं हुआ था। राधा जी और रामेश्वर जी को तो बस इस बात की खुशी थी कि उनका बेटा उनकी आंखों के सामने था। हाँ, तकलीफों से जूझ रहा था पर सही सलामत था। इसी बात के लिए दोनों पति पत्नी भगवान को धन्यवाद दे रहे थे कि तभी नर्स आकर कहती है, रामेश्वर जी, आप सभी को डॉक्टर तोमर अपने कैबिन में बुला रहे हैं। नर्स की बात सुनकर तुरंत रामेश्वर जी, राधा जी और राशि डॉक्टर तोमर के कैबिन में जाते हैं, जहां डॉक्टर तोमर बैठे हुए थे और दीपक की रिपोर्ट चेक कर रहे थे। जी आइए बैठिए, कहते हुए डॉक्टर तोमर अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को कोई भ्रम में नहीं रखना चाहता, इसलिए यहाँ बुलाया है। फिर डॉक्टर तोमर दीपक का एमआरआई और एक्सरे रिपोर्ट दिखाते हुए कहते हैं, एक्सीडेंट इतना भयानक था कि दीपक की रीढ़ की हड्डी डैमेज हो गई है। शायद वो फिर कभी खड़ा ना हो पाए। सिर में भी काफ़ी चोट आई है, पर अभी खतरे से बाहर है। एक हाथ और एक पैर में फ्रैक्चर हुआ है, तो उसे अभी ठीक होने में काफ़ी समय लगेगा। उसके कुछ ऑपरेशन भी हो गए हैं, परंतु रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से ठीक हो या ना हो, ये कुछ दिनों बाद ही पता चलेगा, जब वो उठकर बैठ पाएगा। ऐसे केस में कई बार ऐसा देखा गया है कि पेशेंट या तो आजीवन बेड पर ही रह जाता है या फिर ऊपर वाले की कुछ दया हुई तो वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में लौट आता है। पर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि दीपक पूरी तरह से ठीक हो जाए और अपनी ज़िंदगी जैसे वो जीता आया है वैसे ही जिए। डॉक्टर तोमर की बातों से सभी के चेहरे पर गंभीरता की लकीरें दिखने लगती है, पर कर भी क्या सकते थे सिवाय भगवान से प्रार्थना के। खैर, दिन यूं ही इंतजार में बीतते रहे। एक दिन दीपक पूरी तरह ठीक होकर घर वापस आ गया और आखिरकार वो दिन भी आ गया। 1 महीना अस्पताल में रहने के बाद
डॉक्टर तोमर ने उसे घर ले जाने की इजाज़त दे दी। दीपक घर तो आ गया, पर वो राशि से दूर रहना चाहता था, पर यह संभव नहीं था, क्योंकि किसी न किसी को 24 घंटे दीपक की देखभाल करने के लिए उसके पास रहना था, क्योंकि वो अभी भी उठकर चलने फिरने की स्थिति में नहीं था। और ऐसे में एक राशि ही थी जो दीपक की देखभाल अच्छे से कर सकती थी। दीपक की जिद और वर्तमान स्थिति देखते हुए राधा जी दिल पर पत्थर रखकर अपने बेटे की बात मान लेती है और राशि को उससे दूर रहने की हिदायत देती है। अब दीपक की देखभाल के लिए रामेश्वर जी राहुल की मदद से एक नर्स को 12 घंटे के लिए रख लेते हैं। नर्स सुबह 8 बजे आती और रात के 8 बजे अपने घर चली जाती। फिर तो दीपक को देखने वाले रामेश्वर जी और राधा जी ही बचे थे। राधा जी कुछ दिनों तक दीपक के कमरे में ही सोती थी, ताकि रात में उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो उठकर दे सके। पर एक रात अचानक रामेश्वर जी की तबीयत बिगड़ जाती है। उनका बीपी और शुगर काफ़ी हाई हो जाता है। शायद दीपक की हालत को देखकर रामेश्वर जी चिंतित रहने लगे थे और इसी वजह से अचानक उनकी तबीयत खराब हो जाती है। एक तरफ पति और दूसरी तरफ बेटे की हालत देखकर राधा जी काफ़ी परेशान हो गई। इसलिए उन्होंने राशि को कहा, राशि बेटा, मैं जानती हूँ अब तक तुम्हारे ऊपर क्या कुछ नहीं गुजरा। मैं चाहकर भी तुम्हारे जीवन में खुशियों के रंग नहीं भर पा रही हूँ। मुझे माफ़ कर दे बेटा, पर अब जो तुम्हारे साथ होने वाला है वो शायद और भी बुरा हो, क्योंकि अब से तुम्हें ही दीपक की देखभाल करनी है। उस दौरान तुम्हें बहुत कुछ सुनना और सहना भी पड़ेगा। दीपक तुम्हें अपने पास देखेगा तो तुम्हें भला बुरा कहेगा, पर बेटा अपने इस पवित्र रिश्ते की खातिर सह लेना। देखना एक दिन दीपक का दिल भी पसीजेगा और वो तुम्हें अपना लेगा। कहते कहते राधा जी भावुक हो जाती है और उनकी आंखें राशि के सामने झुक जाती है। प्लीज़ माँ, ऐसा मत बोलिए। आपने तो पूरी कोशिश की हमारे रिश्ते को ठीक करने की, पर शायद मेरी ही किस्मत में इस रिश्ते का सुख ना लिखा हो। तभी वे मुझसे इतनी नफरत करते हैं कि मुझे अपने आसपास देखना भी पसंद नहीं करते। कहते कहते राशि की आंखों में आंसू तैरने लगते हैं और उसकी आवाज़ रुंध जाती है। ना मेरी बच्ची, ऐसा नहीं कहते। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। भरोसा रख ऊपर वाले पर, सब ठीक होगा बेटा। फिर मन में एक आशा की उम्मीद लिए राधा जी राशि से कहती है, आज से तू ही दीपक के कमरे में सोएगी, क्योंकि मुझे तेरे पापा जी को भी देखना है। पर माँ, थोड़ा डर से सहमते हुए राशि कहती है, तू चिंता मत कर, मैं दीपक को समझा दूंगी। अच्छा ये ले पानी और दीपक को दवा दे दे। उसके दवा खाने का समय हो रहा है और रात को सोने से पहले थोड़ी हाथों की एक्सरसाइज करवा देना, जैसे अस्पताल में नर्स ने बताया था। ठीक है राशि बेटा, अब मैं ज़रा तेरे पापा जी को भी देख लूँ। ऐसा कहकर राधा जी तो अपने कमरे में चली जाती है, पर राशि अभी भी असमंजस में डूबी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो दीपक के सामने जाए तो कैसे। वो तो नफरत करता है उसे, वो तो एक पल भी अपने आसपास उसे टिकने नहीं देगा, पर मजबूरी थी। इसलिए राशि हिम्मत करके डरते डरते दीपक के कमरे में जाती है और टेबल पर पानी का गिलास और दवा रख देती है। जैसे ही सामान रखने की आवाज़ आती है तो दीपक कहता है, माँ, कब से मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। देखिए मेरे पैरों में कब से खुजली हो रही है और मैं आपका नालायक बेटा उठकर अपने काम भी नहीं कर पा रहा हूँ। माँ, सच में मैं आप लोगों पर बोझ बन गया हूँ। काश मैं उस एक्सीडेंट में मर गया होता। ऐसे कहते कहते दीपक की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और उधर भी दीपक के दर्द को महसूस करके राशि भावुक हो जाती है, पर उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जाकर दीपक की आंखों से झलकते हुए आंसू पहुंच सके और उसके दर्द की हमसफर बन सके। खैर ये तो उसके लिए एक सपना ही था, इसलिए बिना कुछ बोले दीपक के पैरों को हल्के हल्के खुजलाने लगती है। लेकिन जैसे ही राशि का हाथ दीपक के पैरों पर लगता है, वैसे ही उसे अजनबी एहसास समझ में आ जाता है और भावुकता से निकलकर चीख पड़ता है, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। मैं मर जाना पसंद करूँगा, पर तुम्हें अपनी नज़रों के सामने देखना कतई पसंद नहीं करूँगा। निकल जाओ अभी इसी वक्त मेरे कमरे से, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। गुस्से से दांत पीसते हुए दीपक कहता है,
इतना कुछ सुनने के बाद भी राशि बिना कुछ बोले दीपक के बेड को थोड़ा ऊपर करती है और दवा निकालकर उसे खाने के लिए देती है। पर दीपक नफरत भरी निगाहों से राशि के विपरीत दिशा में सिर फेरकर उसे बार बार भला बुरा सुना रहा था और राशि उस कटाक्ष, उस ताने को अपने सिर माथे लगाकर दीपक को जबरदस्ती दवा देती है और दीपक के ना चाहते हुए भी उसके हाथ पैर का एक्सरसाइज करवाती है। अब तो हर दिन यही सिलसिला चल रहा था। दीपक राशि को खरी खोटी सुनाता और राशि उसे सिर माथे लगाकर अपने कर्तव्य का निर्वाह करती। उधर राधा जी इस उम्मीद में आंखें टिकाए बैठी थी कि आज नहीं तो कल दीपक और राशि के बीच की दूरियां नज़दीकियों में बदल ही जाएगी और शायद इसलिए जानबूझकर दीपक के कमरे में भेज देती थी ताकि बंद कमरे में उनके गिले शिकवे दूर हो जाए। शायद एक माँ के नाते उनका सोचना भी जायज़ था। हर माँ चाहती है कि उसके बेटे के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हो, पर ऐसा अब तक तो कुछ नहीं हो रहा था। राशि और दीपक की जिंदगी में उल्टा एक दिन तो दीपक इस कदर राशि पर चिल्लाया कि राशि अंदर से बिल्कुल टूट गई। वो अब तक एक भरोसे पर जी रही थी कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा, पर उसका ये सोचना गलत साबित हुआ जब सूप पिलाते वक्त गलती से राशि के हाथ से सूप की कटोरी दीपक के ऊपर गिर जाती है और दीपक उसे अपने एक हाथ से धक्का मारकर गिरा देता है और बहुत बेइज्जती करता है। किस मिट्टी की बनी हो तुम, जो किसी की नफरत समझ नहीं आती। तुम्हारे बदले कोई और लड़की रहती तो अब तक इस घर को छोड़कर कब से जा चुकी होती, पर तुम्हारी जैसी बेशरम लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, जिसे अपमानित होने में मजा आता है। अनपढ़ गंवार औरत। दीपक के ताने सुनकर राशि चीख चीख कर रोना चाहती थी, पर रो नहीं पाई। शायद वो अब तक काठ की गुड़िया बन चुकी थी, जिसे कुछ नहीं दिखता सिवाय अपने कर्तव्य और अपने सास ससुर के एहसानों के अलावा। वो 6 महीनों में इतना तो जान गई थी कि अब वो उस घर में अब तक इसलिए टिकी रही क्योंकि उसके सास ससुर उसे सराखों पर रखते हैं, इसलिए अक्सर अंदर ही अंदर घुटती रहती। रात के अंधेरे में अपनी तन्हाइयों में अपने अकेलेपन में जी भरकर रो लेती और मन ही मन कहती, एक बार दीपक जी की तबीयत ठीक हो जाए, उसके बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए इस वचन की बेड़ियों को तोड़कर इस घर से और दीपक जी की जिंदगी से दूर हो जाऊंगी। बस फर्ज ने उसके पैर जकड़े हुए थे। पति की कड़वाहट ने राशि को इस कदर तोड़ दिया था कि वो अक्सर उदास रहने लगी। इधर उसके चेहरे की उदासी बढ़ती गई और उधर दीपक ठीक होने लगा। वो अब उठकर बैठने लगा। राशि का निस्वार्थ सेवा भाव उसके तकलीफों को कम करती गई। वक्त गुजरता गया और कड़वाहटें कम होती गई। अब दीपक राशि की तरफ देखने लगा था। हाँ, किसी किसी कारणवश वो उस पर चिल्लाता भी था, पर राशि के मुंह से आज तक एक शब्द भी नहीं निकला। देखते ही देखते कब 2 महीने निकल गए, पता ही नहीं चला। अब तक दीपक के काफ़ी जख्म भर चुके थे, पर राशि के जख्म आज भी हरे थे, जिस पर मरहम लगाने वाला कोई नहीं था। हाँ, राधा जी थी उसके साथ, पर वो एक सास के साथ साथ एक माँ भी थी, जिसे अपने बेटे से ज़्यादा हमदर्दी थी। और जब से दीपक का एक्सीडेंट हुआ था, तब से वो अपने बेटे को लेकर चिंतित रहती थी। वो अपने बेटे को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी और इस कमी को राशि ने राधा जी की आंखों में पढ़ लिया था। इसलिए वो एक दिन सुबह सुबह सबके उठने से पहले घर छोड़कर निकल जाती है, एक ऐसे सफ़र पर जहां उसके साथ उसकी परछाई के अलावा और कोई नहीं था। राशि के हाथ की बनी चाय के साथ ही उस घर के लोगों की नींद खुलती थी, पर आज ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। इसलिए चिंतित होकर राधा जी राशि को देखने उसके कमरे में जाती है। जाकर देखा तो वहाँ राशि नहीं दिखी। वो भागकर दीपक के कमरे में जाती है, वहाँ भी राशि नहीं थी, रसोई में भी नहीं थी। पूरे घर में ढूंढने के बाद परेशान राधा जी रामेश्वर जी के पास जाती है। उन्हें कहती है कि राशि नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई, कुछ बताया भी नहीं। ऐसे तो वो कहीं जाती भी नहीं, फिर आज कहाँ चली गई। कहते कहते राधा जी रोने लगी। वहीं कमरे में या बाथरूम में होगी। राधा, तुमने ठीक से नहीं देखा होगा। अच्छा रुको, मैं ही देख कर आता हूँ। वैसे भी इस अनजान दिल्ली शहर में कहाँ जाएगी। ऐसा कहते हुए रामेश्वर जी राशि बेटा कहते हुए उसके कमरे में जाते हैं।
तभी उसकी नज़र टेबल पर पड़े पेपर पर पड़ती है जिसमें लिखा था, पापा जी और माँ प्रणाम। माँ, मैंने अपना फ़र्ज़ अच्छे से निभाया और अपने दायित्व को पूरा किया। अब मैं थक गई हूँ इस बेमतलब के रिश्ते के बोझ से, इसलिए मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। आप लोगों ने जो रिश्ते बांधे थे वो कभी मेरे थे ही नहीं, इसलिए इस वचन की बेड़ियों को तोड़ देना ही अच्छा है। मुझे माफ़ कर दीजिएगा पापा जी, मम्मी जी। मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। आपकी राशि। रामेश्वर जी खत पढ़ते ही राधा जी की तरफ भागते हैं और राधा जी को खत देते हुए कहते हैं, राधा, राशि हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर इस रिश्ते को तोड़कर जा चुकी है। हमने अपनी बेटी को खो दिया राधा। ऐसा कहकर रामेश्वर जी अपने किए को कोसने लगते हैं। क्या से क्या हो गया इन 6 महीनों में राधा, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। अब कहाँ ढूंढे उसे। चिंतित होकर माथे पर हाथ रखकर रामेश्वर जी बैठ जाते हैं। दीपक के पापा, चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा। मेरा दिल कहता है राशि जहाँ होगी ठीक होगी और एक दिन हमारी बेटी हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ बनकर ज़रूर वापस आ जाएगी, देख लीजिएगा। तब तक आप पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाओ। ठीक है कहकर रामेश्वर जी पुलिस स्टेशन चले जाते हैं और राधा जी दीपक का सुबह का नाश्ता और दवा लेकर जाती है। फिर खिड़की का पर्दा हटाते हुए कहती है, उठ बेटा दीपक, चल जल्दी से ब्रश कर ले और नाश्ता कर ले। जी माँ कहकर दीपक आहिस्ता से उठकर बैठता है और राधा जी के सहारे बेड से उठकर बाथरूम की तरफ जाते हुए कहता है, माँ, आज सुबह सुबह आप और वो आपकी कहते हुए शांत हो जाता है। पर राधा जी समझ जाती है कि दीपक राशि की बात कर रहा है, इसलिए उसे कुर्सी पर बैठाते हुए कहती है, वो अब कभी नहीं आएगी क्योंकि वो हमेशा हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर जा चुकी है और रुकती भी किसके लिए। ऐसा कहकर अपने होठों पर चुप्पी साध लेती है। राधा जी की बातों से दीपक खुश होना चाह रहा था पर वो खुश नहीं हो पाया। शायद उसे एक कमी सी खल रही थी। आज पहली बार उसने अपने दिल की ना सुनकर राधा जी को कहता है, अच्छा ही हुआ चली गई, आखिरकार उससे आप सभी को छुटकारा मिल गया। छोड़िए माँ, जल्दी से मुझे नाश्ता और दवा दीजिए। ठीक है कहकर राधा जी दीपक को नाश्ता और दवा देकर चली जाती है। पर दीपक कहीं ना कहीं बेचैन था। उसे राशि की एक झलक पाने का इंतज़ार था। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि राशि उसे छोड़कर जा चुकी है। उसे हर वक्त अपने पास राशि के होने का एहसास हो रहा था। उसकी खुशबू उसकी सांसों में बस चुकी थी और शायद उसकी कमजोरी बन चुकी थी। ऐसा नहीं था कि इन 2-3 महीनों में दीपक का दिल राशि के प्रति नहीं पिघला था। जब वो नींद में सोई रहती तो उसे घंटों निहारता, उसकी उदासी को भी भांप लेता, पर कभी जता नहीं पाया। शायद उसके पुरुषत्व अहंकार ने उसे उसके सामने झुकने ना दिया। वो जितनी नफरत करता था उससे ज़्यादा मोहब्बत करने लगा था। उसे उसके समर्पण, उसके त्याग को देखकर कई बार उसके सामने दिल हार जाता, पर आदत से मजबूर राशि की थाली में कड़वे शब्द परोस देता। खैर अब तो बहुत देर हो चुकी थी। वक्त रहते उसके होने का एहसास हो जाता। काश वो उसके बलिदान के लिए तो मीठे बोल बोल पाता तो राशि उसके पास होती। उधर रामेश्वर जी पुलिस स्टेशन ना जाकर राहुल के घर पर जाते हैं जहां राशि थी, और ये बात सिर्फ रामेश्वर जी और राहुल को पता थी। दरअसल जब राशि घर छोड़कर जा रही थी तब रामेश्वर जी पानी पीने के लिए उठे थे। वे चाहते तो राशि को रोक सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वे चाहते थे कि राशि को वो सम्मान और अधिकार मिले जिसकी वो हकदार थी। इसी कारण उन्होंने राहुल को फ़ोन करके राशि के जाने की खबर दे दी ताकि राशि उसके साथ कुछ दिनों के लिए रह सके। वो नहीं चाहते थे कि राशि और अपमानित हो और घुट घुट कर अपनी ज़िंदगी जिए, क्योंकि कई बार आते जाते दीपक के कमरे से दीपक के हृदय भेदी शब्द राशि के लिए सुन चुके थे जो उन्हें अंदर तक झकझोर देते थे। वो कितनी ही बार रो देते थे उस बच्ची के लिए जो उनके दोस्त के वादे की बलि चढ़ गई थी। गलती तो उनकी भी नहीं थी, उन्होंने तो बस अपने मरते दोस्त को इस बात की तसल्ली देना चाहते थे कि राशि अकेली नहीं है, हम उसके रक्षक बनकर उसके साथ हैं।
पर वो आज गलत साबित हो गई। 3 जिंदगियों को बर्बाद करके वे खुद की नज़रों में गिर चुके थे। इसलिए उनके अंदर ना ही इतनी हिम्मत थी और ना ही हालात थे कि वो दीपक को कुछ कह सके। वे बेटे के साथ भी अन्याय कर चुके थे, इसलिए कुछ भी बोलने का हक खो चुके थे। पर जो गलती आज तक हो चुकी थी उसे सुधारने का एक यही मौका दिखा, क्योंकि उन्हें पता था कि कहीं ना कहीं दीपक इस वचन की बेड़ियों से बंध चुका था। तभी तो रूही से दूरियां बनाने में कामयाब रहा। ये सब सोचते सोचते रामेश्वर जी राहुल के घर पहुंच जाते हैं और राशि से मिलकर कहते हैं, राशि बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैं हार गया। तुम्हें तुम्हारे हक को दिलाने में मैं कुछ भी नहीं कर पाया तुम्हारे लिए बेटा। ऐसा मत कहिए पापा जी, प्लीज़ मुझे आज़ाद कर दीजिए इन बेड़ियों से। मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती। क्यों आपने मुझे राहुल जी को कहकर रोक लिया? प्लीज़ पापा जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, अब मैं दोबारा आप सभी के बीच नहीं आना चाहती। कहते कहते बिलक कर रो पड़ती है। कैसे कर दूं आज़ाद बेटा तुम्हें, क्या मुंह दिखाऊंगा ऊपर जाकर तुम्हारे पिताजी को? तुम मेरी जिम्मेदारी हो और जब तक तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच ना लूं तुम यही राहुल के पास रहोगी। मैं तुम्हें आगे पढ़ाऊंगा और अपने पैरों पर खड़ा करवाऊंगा, इसलिए इस पिता पर भरोसा रखो। ऐसा कहकर रामेश्वर जी राशि के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए वहां से चले जाते हैं। इधर रामेश्वर जी राशि के लिए अच्छे कॉलेज का पता कर रहे थे, उधर दीपक की जिंदगी जैसे थमसी गई थी। उसके लिए समय काटना कठिन सा होने लगा था। वो आए दिन किसी न किसी रूप में राशि को याद कर ही लेता। राशि की कमी दीपक को ही नहीं बल्कि उठते जागते राधा जी को भी हो रही थी। कई बार उनकी आंखों से राशि के नाम के आंसू भी झलक उठते थे, पर आस की किरण बुझ चुकी थी। राशि को गए कई दिन हो गए थे, पर उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा था। इधर दीपक भी राशि की कमी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए एक दिन अपनी माँ को कहता है, माँ प्लीज़ राशि को वापस ले आओ, मैं नहीं रह पाऊँगा उसके बिना। माँ, वो मेरी आदत बन गई थी, मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। माँ प्लीज़, माँ उसे कहीं से भी ढूंढ कर ले आओ। माँ मैं वादा करता हूँ अब कभी उसकी आंखों में आंसू की एक बूंद भी नहीं आने दूंगा। मैं उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करूँगा। मैं उसके वचन की बेड़ियों में बंधना चाहता हूँ। दीपक बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह जिद करने लगा, जिसे देखकर राधा जी को आश्चर्य होता है। वो पल भर के लिए सोचने लगी, जिससे कभी नफरत करता था आज उसी के लिए इतनी बेचैनी। ये राशि का प्यार ही था। जो नफरत की सख्त बेड़ियों में जकड़ा हुआ आदमी आज राशि से प्यार कर बैठा। आज नफरत की बेड़ियां टूट चुकी थी, जिसे देखकर राधा जी मन ही मन खुश हो रही थी और राशि के लौट आने की उम्मीद फिर से सांसें लेने लगी थी। ये खुशखबरी राधा जी रामेश्वर जी को सुनाने जाती है और रामेश्वर जी भी सुनकर खुश हो जाते हैं। आखिरकार वे लोग भी तो यही चाहते थे कि दीपक को राशि की कमी का एहसास हो। पर अचानक से राधा जी उदास हो जाती है और कहती है, दीपक के पापा राशि को गए आज 8 दिन हो गए, पर उसकी कोई खबर नहीं है। हमें कहाँ होगी हमारी बच्ची? मुझे पता है राधा, राशि कहाँ है, पर क्या वो दीपक की जिंदगी में वापस आना चाहेगी? रामेश्वर जी थोड़े गंभीरता भरे लहजे में बोले, जी आपको पता है राशि कहाँ है, फिर भी आपने मुझे बताया क्यों नहीं? खुश होते हुए राधा जी बोली, हाँ राधा, वो राहुल के घर पर है, पर ये बात अभी दीपक को मत बताना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि दीपक आवेश में आकर कोई कदम नहीं उठाए, बल्कि पूरी तसल्ली के साथ राशि को अपनी ज़िंदगी में लाने का सोचे। गंभीरतापूर्वक रामेश्वर जी ने राधा जी से कहा, ठीक है जी, जैसा आप चाहे वैसा ही होगा। ऐसा कहकर राधा जी रसोई में अपना काम निपटाने चली गई। इधर दीपक की हल्की आंख लगी ही थी कि उसे ऐसा लगा मानो राशि उसके पास खामोश खड़ी थी। उसकी खामोशी उसे अंदर से चीर रही थी। वो उसके मुंह से शब्द सुनने को उतारू था। उसकी उदास आंखें बहुत कुछ कहना चाह रही थी, पर कह नहीं पा रही थी। दीपक उसके एक बालों में उलझना चाह रहा था, पर उलझ नहीं पा रहा था। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो राशि से अपने किए की माफ़ी मांगना चाहता था, पर उसके होठ सिल गए थे। वो राशि को बाहों में भरकर भरोसा दिलाना चाह रहा था, पर वो उससे दूर जा रही थी, बहुत दूर। कि तभी अचानक ही
चीख के साथ उसकी नींद खुल गई और उसकी आंखों से दर्द भरे आंसू झलक उठे। राशि एहसास उसके दिल और दिमाग में बस गया था। वो चाहकर भी उसे भुला नहीं पा रहा था। शायद वो थी ही इतनी अच्छी कि उसकी परछाई दीपक पर हावी हो चुकी थी। दीपक अपनी जिंदगी में बहुत सी लड़कियों से मिला, पर राशि जैसी सहनशील, गंभीर, सौम्य, साधारण लड़की आज तक नहीं देखी और ना ही मिला था। दीपक सच में राशि की खामोशी का, उसके धैर्य का दीवाना हो गया था। वो कई बार रूही से उसकी तुलना करता और हर बार राशि रूही से कहीं बेहतर साबित होती। रूही उन लड़कियों में से थी जो प्यार के साथ अपना आधिपत्य जमाने में विश्वास रखती थी, पर राशि अपने आधिपत्य से हटकर खुद को समर्पित करने में विश्वास रखती थी। तभी तो अभी तक वो समर्पित थी एक ऐसे बंधन के लिए जो उसका कभी था ही नहीं। ये सब सोचते सोचते दीपक आहिस्ता आहिस्ता चलकर अपने कमरे से बाहर आता है और राधा जी को आवाज़ लगाने लगता है, माँ कहाँ हैं आप? मुझे आप लोगों से बात करनी है। दीपक की आवाज़ सुनकर राधा जी और रामेश्वर जी बाहर आते हैं और सबसे पहले दीपक को सोफे पर बैठाते हुए रामेश्वर जी कहते हैं, तुम हमें बुला लेते बेटा, तुम्हें उठकर आने की क्या ज़रूरत थी? अभी तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो। अब मैं ठीक हूँ पापा, और मुझे अभी की अभी राशि को ढूंढने जाना है। आप लोग ऐसे कैसे आराम से बैठ सकते हैं जबकि आपकी बहू 8 दिनों से गायब है। मुझे अभी उसे ढूंढने जाना है। मुझे वापस राशि को अपनी जिंदगी में लाना है। दीपक को राशि के लिए बेचैन देखकर अब रामेश्वर जी को पूरा विश्वास हो गया था कि दीपक सच में राशि को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता है। इसलिए वो दीपक को भरोसा दिलाते हैं कि राशि जल्द से जल्द वापस घर लौट आएगी और वे राशि को लेकर आएंगे। ऐसा कहकर रामेश्वर जी राधा जी से कहते हैं कि दीपक को अंदर कमरे में ले जाओ और आराम करवाओ। दीपक राधा जी के साथ कमरे में चला जाता है और रामेश्वर जी राशि से मिलने राहुल के घर पहुंच जाते हैं। रामेश्वर जी को देखकर राहुल राशि को आवाज़ देता है, राशि भाभी आपके ससुर जी आए हैं। आवाज़ सुनकर राशि आती है और रामेश्वर जी के पैर छूकर प्रणाम करते हुए कहती है, पापा जी क्या बात है, इतनी रात गए, सब ठीक है ना? हाँ बेटा सब ठीक है, बस तुम्हें अपने घर वापस ले जाने आया हूँ। चलो बेटा घर वापस चलो, सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। दीपक तुमसे बेहद प्यार करता है, वो तुम्हारे बिना मर जाएगा। रामेश्वर जी याचिकाकर्ता की तरह राशि से याचना कर रहे थे। नहीं पापा जी, अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। किस रिश्ते से जाऊं पापा जी, बेटी के रिश्ते से या बहू के रिश्ते से? मैं थक गई हूँ पापा जी इन रिश्तों के बोझ से। मैं और अपमानित नहीं होना चाहती पापा जी। कहते कहते राशि रो पड़ी। राशि बेटा मत रो, अब तो खुशी के दिन आने वाले हैं। मैंने दीपक की आंखों में तुम्हारे लिए फिक्र देखी है, तुम्हारे लिए प्यार देखा है, इसलिए मेरा विश्वास करो बेटा, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। आओ बेटा लौट आओ। कहते हुए रामेश्वर जी भावुक हो जाते हैं। रामेश्वर जी को भावुक देखकर राशि पापा जी कहकर ऐसे लिपटकर रोने लगती है जैसे एक बेटी विदाई के समय अपने पिता से लिपटकर रोती है। आज देखा जाए तो रामेश्वर जी ने भी एक बेटी के बाप होने का फर्ज निभाया था। वो ससुर होते हुए भी बहू के जीवन को पूरी तरह से सुरक्षित करके ही अपने घर ले जाना चाहते थे और वो सफल भी हुए। इधर राशि अपना थोड़ा बहुत सामान बांधती है और उधर रामेश्वर जी राधा जी को फ़ोन करके कहते हैं, बहू के गृह प्रवेश की तैयारी करो। राशि के आने की खबर सुनकर राधा जी खुशी से झूम उठती है और बेसब्री से अपनी बहू के आने का इंतज़ार करने लगती है। और जैसे ही रामेश्वर जी राशि को लेकर आते हैं, राधा जी उसका फिर से बिल्कुल नई नवेली बहू की तरह गृह प्रवेश करवाती है। फिर दोनों सास बहू गले मिलकर इस कदर रोई जैसे कोई बेटी शादी के बाद पहली बार अपनी माँ से मिलती है। सच में बहुत भाग्य से मिलते हैं ऐसे सास ससुर। राशि खुशकिस्मत थी जो माता पिता समान सास ससुर मिले थे। राधा जी से मिलकर राशि भी काफ़ी खुश थी और अंदर ही अंदर एक बेचैनी थी, दीपक से मिलने की बेचैनी। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सच में दीपक जी भी उसे पसंद करने लगे हैं और बेसब्री से उसके लौटने का इंतज़ार कर रहे हैं। यही सब सोचकर
राशि के गाल सुर्ख से लाल हो रहे थे, आंखों में खुशी का पानी तैर रहा था, होठों पर मध्यम मुस्कान दिख रही थी। आज प्रेम से प्रेम का मिलन होने जा रहा था। पर अब तक तो दीपक को पता ही नहीं था कि राशि घर लौट चुकी है, क्योंकि वो तो राशि की यादों में लिपटकर नींद की आगोश में था। राधा जी राशि को दीपक के कमरे में जाकर आराम करने के लिए कहती है और रामेश्वर जी और राधा जी अपने कमरे में खुशी खुशी चले जाते हैं। राशि शांत कदमों से दीपक के कमरे में जाती है और आहिस्ता से दीपक के पास जाकर बैठ जाती है। दीपक गहरी नींद में सो रहा था और राशि उसे अपलक निहार रही थी। आज पहली बार वो दीपक को अपने हमसफर की नज़रों से देख रही थी कि अचानक उसे दीपक की कही वही सब बातें याद आने लगी जिससे वो आहत होती थी। वो झट से अपने कदम पीछे कर लेती है और जैसे ही लौटकर जाने लगती है वैसे ही दीपक उसके हाथ को थाम लेता है और कहता है, रुक जाओ राशि, मुझे पता है तुम मुझे कभी माफ़ नहीं करोगी, पर देखो तुम्हारी आहट मुझे नींद में भी परेशान करती है। तुम्हारी खुशबू मेरे रग रग में बस चुकी है। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगा हूँ राशि। मैं जी नहीं सकता तुम्हारे बिना। राशि मैं मर जाऊँगा अगर तुम मेरी ज़िंदगी से चली गई तो। मैं वादा करता हूँ तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी आंखों में आंसू की एक बूंद भी नहीं आने दूंगा, पर लौट आओ मेरी ज़िंदगी में। मैं उन 7 वचनों की बेड़ियों में बंधे रहना चाहता हूँ। कुछ तो बोलो राशि, तुम्हारी खामोशी मुझे अंदर तक चीर रही है। कह दो आज जो कहना है, पर ऐसे खामोश मत रहो। तुम्हारी इस खामोशी से डर लगता है। भगवान के लिए निकाल दो अपने दिल के दर्द को राशि। कह डालो तुम्हें जो कहना है। आज तुम्हारा ये दोषी तुम्हारे सामने है। कह दो राशि, आज अपने होठों को मत रोको। कह दो जो कहना है। आज मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ। दीपक बस आज राशि से सब कुछ कह देना चाहता था जो उसके दिल में था। वो हाले दिल सुना देना चाहता था, पर राशि अब तक खामोश थी और जड़वत सी खड़ी थी। बस आंखों से निर्जर धारा बहे जा रही थी। शायद उसकी खामोशी से निकले आंसू वो सभी दर्द के थे जो दीपक ने अब तक दिया था। वो उसे बहा देना चाहती थी ताकि आने वाले कल में उसकी परछाई भी ना आने पाए। आज उसका पति उसे अपनाने को तैयार था, हर शर्त पर वचन की बेड़ियों को तोड़कर रिश्तों की बेड़ियों में बंधने को तैयार था। पर राशि डर रही थी इस ख्वाब रूपी सच से, इसलिए खामोश थी। उसकी खामोशी दीपक को बेचैन कर रही थी। इसलिए वो बिस्तर से उतरकर राशि के सामने आता है और उसके सामने बिल्कुल किसी भिखारी की तरह झुक जाता है और अपने प्यार की भीख मांगने लगता है। क्या सच में किसी इंसान को सच्ची मोहब्बत बदल देती है? आज राशि भी वही देख रही थी। वो नफरत की दास्तां और ये प्यार की दास्तां देखकर राशि खुद को रोक नहीं पाई और दीपक के सीने से लग गई और रो पड़ी। उसकी दीवानगी में दीपक भी उसे बाहों के आगोश में भरकर भावुक हो जाता है। आज सही मायने में इस रिश्ते को सच्ची पहचान मिली थी। जो रिश्ता वचन की बेड़ियों में बंधकर बंधा था वो आज प्यार के बंधन में बंध गया था।